हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 6 करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा, आप जिस भी टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं वो किस कक्षा का है उसका मेंशन करेंगे। जैसे कि आज कक्षा है 9 का। ठीक है। विषय है हिंदी। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है यानी कि टॉपिक है सखियां एवं शब्द। ठीक है। उसके बाद है उप प्रकरण यानी कि टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो करेंगे। जैसे टॉपिक है सखियां एवं शब्द, लेकिन उसका सब टॉपिक करेंगे जो उप प्रकरण कहते हैं सखियां। ठीक है। तो सखियां आज करेंगे। उसके बाद कालांश, कालांश यानी कि पीरियड। आज जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर फास्ट लिखा हूँ, फास्ट पीरियड। उसके बाद यहाँ पर अवधि मेंशन करेंगे। यहाँ पर अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये पता चल सके कि आप किस तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए गए थे। ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा यदि आपको कोई और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में अस्त व्यस्त विचारों को एक व्यवस्था देने और उनमें क्रमबद्ध रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कविता का अपने शब्दों में व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में शुद्ध स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने योग्य बनाना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे कि देखिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो देखिए इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा कबीर दास जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो बच्चों, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप,
और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करेंगे, आपको कक्षा में कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं गणित, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी आदि। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें टॉपिक को समझकर हमें प्रश्न करते हुए जाना है। तो हमें टॉपिक को देखते हुए यहाँ पर देखिए हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, हिंदी साहित्य को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं पद, गद्य एवं व्याकरण। ठीक है, छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, पद में किस तरह की रचना की जाती है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं कविता, दोहे, चौपाई आदि। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, दोहे की रचना करने वाले कवियों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं कबीरदास, रहीमदास आदि। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, कबीरदास द्वारा रचित सखियाँ एवं शबद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद तुरंत ही पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग कबीरदास द्वारा रचित सखियाँ एवं शबद पाठ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि जीवन परिचय और छात्र अध्यापक सखियाँ एवं शबद पाठ के कवि का जीवन परिचय के बारे में जो भी बच्चों को बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में जन्म हुआ। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीरदास जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीरदास जी को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु हुए। कबीरदास जी का भाषा साधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनका देहांत सन 1518 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली, कबीर दोहावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी इत्यादि। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो मुख्य पॉइंट है उन्हें भी श्यामपट्ट पर लिखेंगे ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। इनका देहांत सन 1518 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली,
कबीर दोहावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी इत्यादि। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं, संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं काशी में हुआ था। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं रामानंद जी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सखियाँ पाठ का सारांश। और छात्र अध्यापक जो भी बताएंगे बच्चों को वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या बताते हैं, संत कबीरदास इस पाठ में मनुष्यों की तुलना हंस पक्षी से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हंस पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य यानी जीवात्मा भी मन रूपी सरोवर के जल रूपी भक्ति भाव से भर कर जीवन यापन कर रहा है। संत कबीरदास कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार का त्याग किया तब उन्हें उनके मन रूपी दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिला और मन रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनके मन का विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाता है। यहाँ संकलित सखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा आदि भावों का उल्लेख हुआ है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें सखियाँ पाठ के जो पहला पंक्ति है उस पंक्ति को यहाँ पर छात्र अध्यापक बच्चों को सुनाएंगे। जैसे कि देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाहीं। उसके बाद लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण यानी दोहराना। इसमें छात्र अध्यापक के साथ इस पंक्ति को बच्चे भी साथ साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें भी पुनः दोहराएंगे उसी पंक्ति को। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाहीं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भावार्थ। और छात्र अध्यापक इस पंक्ति को जो समझाएंगे बच्चों को वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर भी लिखेंगे। तो देखिए क्या समझाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस पंक्ति में संत कबीरदास जी ने मनुष्यों की तुलना हंसों से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं वे उसे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो सखियाँ पाठ का पहला पंक्ति पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ श्यामपाठ कार्य पर भी लिखेंगे ताकि बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों का अर्थ। पहला लिखेंगे सुभर यानी कि अच्छी तरह भरा हुआ, केली इसका अर्थ है क्रीड़ा, मुक्ता फल इसका अर्थ है मोती। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, दोहे में हंस किसका प्रतीक है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं प्रभु भक्त का। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, दोहे में संत कबीरदास जी ने मनुष्यों की तुलना किससे की है? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं हंसों से। तो बच्चों यहाँ पर हमारा समाप्त होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीरदास जी ने सखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा आदि भावों का उल्लेख हुआ है। संत कबीरदास जी का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं
से मुक्ति पाता है। कबीरदास जी की यह रचना जनमानस की सादा सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से इनकी रचनाओं की खास विशेषता है। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं, संत कबीरदास किसका आनंद लेना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 या 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न करेंगे, संत कबीरदास जी मनुष्यों की तुलना हंस से किस तरह किया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा समाप्त होता है आज का टॉपिक का पाठ योजना। ओके, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।